आज का टॉपिक है व्हाट आर द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा का मतलब है जितने भी प्लांट लाइफ आपको दिख रहे हैं उन सारे प्लांट लाइफ को हम लोग कहते हैं फ्लोरा, और जितने भी एनिमल लाइफ आपको दिख रही है उन सारे एनिमल को हम लोग कहते हैं फौना। नेक्स्ट है फ्लोरा का मतलब है प्लांट लाइफ और फौना का मतलब है एनिमल लाइफ। तो फ्लोरा एंड फौना टर्म को हम लोग कब यूज करते हैं? आप किसी को ये कहते हुए कभी नहीं सुने होंगे कि चलो जू पे चलो और फौना देख के आएंगे। सबको ये कहते हैं कि चलो जू पे चलो और एनिमल्स देख के आएंगे। तो फ्लोरा एंड फौना टर्म को हम लोग कब यूज करते हैं? दिस टर्म इज जनरली अप्लाई टू ए स्पेसिफिक बायोम, इकोसिस्टम और प्लेस। अगर किसी स्पेसिफिक प्लेस का अगर हमको प्लांट और एनिमल लाइफ के बारे पे अगर बताना है तो तभी हम लोग फ्लोरा एंड फौना टर्म को यूज करते हैं। जैसे यहीं पे लिखा गया है कि द फ्लोरा एंड फौना ऑफ द टुंड्रा फॉरेस्ट, द फ्लोरा एंड द फौना ऑफ द न्यू मैक्सिको डेजर्ट। यहीं पे किसी स्पेसिफिक प्लेस के बारे पे बताया जा रहा है, किसी स्पेसिफिक प्लेस के प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ के बारे पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट है ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी प्लांट लाइफ एंड एनिमल लाइफ आर डिप्लीटिंग रैपिडली। ये ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से ही ये प्लांट और एनिमल लाइफ का जो नंबर है वो धीरे धीरे घट रहा है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पेसिस। एक्सटिंक्ट स्पेसिस का मतलब है वो स्पेसिस, वो प्लांट और एनिमल जो अभी इस दुनिया में नहीं है, मतलब उनका कोई भी मेंबर इस दुनिया में नहीं है। जैसे है डायनासोर, अभी अगर आप ढूंढोगे भी तो आपको डायनासोर देखने को नहीं मिलेगा। तो जो स्पेसिस इस दुनिया से जा चुके हैं, उनका कोई भी लिविंग मेंबर इस दुनिया में नहीं है, उन सारे स्पेसिस को हम लोग कहते हैं एक्सटिंक्ट स्पेसिस। नेक्स्ट है कॉजेस ऑफ एक्सटिंक्शन। तो बहुत सारे कॉजेस हैं एक्सटिंक्शन के, यहीं पे मैं सिर्फ 10 पॉइंट को ही लिखी हूँ। पहला है पोल्यूशन। तो आपको पता है कि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही रैपिडली पोल्यूट होता जा रहा है। एयर पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड रेडिएशन पोल्यूशन। ये पोल्यूशन दो चीज़ें करता है। पहला है क्लाइमेट को वो चेंज कर देता है। क्लाइमेट चेंज का मतलब है आपको पता होगा कि सभी प्लांट एंड एनिमल लाइफ का एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। उस स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन पे ही उनका अच्छे से ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और वो लोग अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। अगर उसी क्लाइमेटिक कंडीशन पे ही अगर चेंज आ जाएंगे तो उनको सर्वाइव करने में बहुत ही मुश्किलें आ जाती है। देन सेकेंड है कॉजेस डिजीजेस। तो आपको पता होगा कि एयर पोल्यूट हो रहा है, अगर उस गंदे एयर को अगर हम लोग इनहेल करेंगे, कोई एनिमल अगर इनहेल कर रहा है तो उसको बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस होंगे। तो आपको पता है कि वाटर पोल्यूट हो रहा है, अगर उस गंदे पानी को अगर कोई एनिमल अगर पिएगा तो उसको भी बहुत सारे डिजीजेस होंगे। तो ये भी एक कॉजेस है फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है हम लोग जो माइंडलेसली जो पेड़ को काट रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन पे तो हम लोग प्लांट को तो काट रहे हैं, खुद ही अपने हाथों से ही प्लांट को हम लोग एक्सटिंक्ट कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम लोग एनिमल को भी एक्सटिंक्ट कर रहे हैं। क्योंकि एनिमल का घर क्या है? उनका घर है जंगल। अगर उनके घर को ही अगर हम लोग उजाड़ देंगे तो वो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे? तो डिफॉरेस्टेशन आपका मेन कॉजेस है फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। डिफॉरेस्टेशन और भी कई सारी चीज़ें करता है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा रहा है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, फ्लडिंग जो हो रहा है ये भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जो फ्रिक्वेंटली जो फ्लडिंग हो रही है, लेस रेनफॉल जो हो रहा है वो भी डिफॉरेस्टेशन की वजह से, सॉइल इरोजन हो रहा है। देन थर्ड है आपका ग्लोबल वार्मिंग। आई होप कि ग्लोबल वार्मिंग आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। वार्मिंग का मतलब क्या है? गर्म होना। जो अर्थ का जो सरफेस, वो जो उसका जो टेम्परेचर वो जो तेजी से जो बढ़ रहा है उसको हम लोग कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ये क्यों बढ़ रहा है? तो आपको पता होगा कि CO2 एक गैसेस है, मिथेन एक गैसेस है। ये कुछ गैसेस का नाम आप सुने होंगे, CO2, मिथेन, फ्लोरिनेटेड गैसेस, NN2O। ये जो गैसेस हैं ये क्या करते हैं? ये हमारे एनवायरनमेंट पे आजकल तेज़ी से बढ़ रहे हैं क्योंकि व्हीकल से CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, डिफॉरेस्टेशन से CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और बहुत सारे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये सारे गैसेस का कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट पे बढ़ रहा है। ये लोग क्या करते हैं कि सन के एनर्जी को ये लोग ट्रैप कर लेते हैं, यानी पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। अगर ये लोग ऐसे सन के एनर्जी को अगर ऐसे पकड़ के अगर रखेंगे तो हमारा अर्थ का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो आजकल ये इन सारे गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के वजह से भी ये एक्सटिंक्शन हो रही है, क्योंकि सभी प्लांट एंड एनिमल लाइफ का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज होता है। अगर वो टेम्परेचर रेंज से अगर वो लोग थोड़ा भी गड़बड़ा गए तो उनके ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जिससे उनको सर्वाइव करने में बहुत सारी मुश्किलें आती है। जैसे आप अगर जम्मू कश्मीर पे चले जाओगे तो वहीं पे कुछ दूसरे टाइप के प्लांट रहते हैं जो उस ठंडी को वो लोग सह पाते हैं। पर आप अगर गुजरात पे अगर चले जाओगे, राजस्थान पे चले जाओगे तो वहीं का जो प्लांट होता है वो थोड़ा दूसरा टाइप का रहता है।
अगर आप कोई राजस्थान का कोई प्लांट लाके जम्मू कश्मीर पे रख दोगे तो वो प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसका टेम्परेचर रेंज से वो बहुत ही बाहर है। तो सभी प्लांट एंड एनिमल लाइफ का एक स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज होता है और क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। इन दोनों में जब गड़बड़ी आ जाता है तो उनके ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे, सर्वाइवल पे बहुत ही प्रॉब्लम आती है। देन नेक्स्ट है आपका हंटिंग। हंटिंग का मतलब है शिकार। शिकार की वजह से भी एक्सटिंक्शन आ रही है। पहले तो बहुत करते थे राजा महाराजा लोग, ऐसे ही फॉर द फन एंड एंजॉयमेंट वो लोग शिकार करते थे। आजकल बहुत सारी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं हंटिंग के ऊपर, पर आजकल भी हंटिंग हमें देखने को मिल रही है। कुछ लोग ऐसे ही फॉर द फन एंड एंजॉयमेंट वो लोग शिकार करते हैं, और कुछ लोग एनिमल प्रोडक्ट्स को पाने के लिए शिकार करते हैं, जैसे पिकअप को मार देते हैं पंख लाने के लिए, टाइगर को मार देते हैं फॉर द टाइगर नेल पाने के लिए, और मीट के लिए। फिफ्थ है आपका पेट ट्रेट। ये पहले ज़माने पे बहुत होता था कि लोग जंगल पे जाते थे और उनको अगर कोई प्लांट अच्छा लगा, कोई एनिमल अच्छा लगा तो उसको अपने घर पे ले आते थे। और अगर आप कोई ऐसे ले आ रहे हो और अगर वो प्लांट और एनिमल आपके घर के क्लाइमेटिक कंडीशन के साथ अगर वो एडजस्ट नहीं हो पाया तो वो मर जाएगा। तो पेट ट्रेड भी एक कॉजेस है फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। देन सिक्स है आपका इन्वेसिव स्पेसीज। इन्वेसिव स्पेसीज को हम लोग बाद में थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना समझो कि हमारे इंडिया पे ब्रिटिश लोग आए थे। तो जब ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया पे आए तो क्या वो हम लोगों के साथ एक फ्रेंडलियर रिलेशन बना के रखे? नहीं, उल्टा इंडिया के लोगों के ऊपर अत्याचार किए, इंडिया के लोगों को मार गिराए। तो इन्वेसिव स्पेसीज भी कुछ इस तरह के ही रहते हैं। वो लोग दूसरे एरिया के रहते हैं, जैसे ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया के नहीं है, वो लोग दूसरे एरिया के हैं, पर वो लोग जब हमारे इंडिया पे आए, हमारे इंडिया के लोगों के ऊपर ही वो लोग अत्याचार किए। इन्वेसिव स्पेसीज भी वैसे ही रहते हैं, वो लोग दूसरे एरिया के रहते हैं, और वो लोग जब और किसी के घर जाएंगे ना तो उनके घर को तबाह कर देंगे, उनके घर को उजाड़ देंगे, उनके घर के लोगों को ही मार गिराएंगे। ओके, सो मैक्सिमम टाइम इन्वेसिव स्पेसीज जब भी और किसी के घर जाते हैं वो लोग हार्म ही पहुंचाते हैं। बहुत कम ऐसे देखे गए हैं कि वो लोग और किसी के एरिया पे जाके एक फ्रेंडलियर रिलेशन बना के उनके साथ अच्छे से रहते हैं। मैक्सिमम टाइम ये लोग हार्म ही पहुंचाते हैं, इसलिए मैं इन्वेसिव स्पेसीज को आपको ब्रिटिश जैसा समझाई हूँ ताकि आपको याद रहे। ओके, सो नेक्स्ट है आपका माइनिंग। माइनिंग आपको पता है कि हमारी धरती के नीचे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, सोना है, आयरन है। तो इसको हमको निकालना है। हम लोग जैसे ही जब भी ऐसे कोल पेट्रोलियम को ऐसे निकालते हैं तो बहुत ही हैवी मशीन्स का हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो जब भी ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है कोल पेट्रोलियम को, जब भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस का यहीं पे एमिशन होता है। तो हार्मफुल गैसेस का अगर एमिशन होगा तो क्या होगा? ये पूरा एरिया आपका पॉल्यूट हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पॉल्यूशन की वजह से क्लाइमेटिक चेंज होते हैं, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं। तो माइनिंग भी कॉजेस है फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट आपका लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो आपको पता होगा जो ऐसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट बनते हैं, जैसे हम लोग साइलेंट वैली मूवमेंट पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब भी साइलेंट वैली पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने का सोचे तो वहीं के लोग एक आंदोलन किए कि यहीं पे प्रोजेक्ट मत करो, क्योंकि अगर वहीं पे अगर प्रोजेक्ट बना रहता, क्योंकि ऐसे जो प्रोजेक्ट रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं, वो बहुत एरिया को वो लोग कवर करते हैं। तो जब भी प्रोजेक्ट बनाया जाएगा तो वो पूरा प्लांट को काट लेंगे ताकि वो लोग अच्छे से प्रोजेक्ट बना पाए। इसीलिए ही आपका साइलेंट वैली मूवमेंट आया था कि यहीं पे मत करो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर यहीं पे अगर आप अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अगर बना दोगे तो यहीं का जो बायोडाइवर्सिटी है वो पूरा लॉस हो जाएगा। तो लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से भी ये सारे प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत एरिया को कवर करता है, 500 स्क्वायर किलोमीटर, 200 स्क्वायर किलोमीटर। जब भी ऐसे बनाया जाता है तो पूरा प्लांट को पूरा काटा जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है आपका ओवर पॉपुलेशन। ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, मेनली पेड़ को काट दे रहे हैं ताकि हम लोग घर बना सकें, फर्नीचर ला सकें। और आपको पता है कि डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ का एक्सटेंशन होता है। देन लास्ट है आपका एसिड रेन। एसिड रेन को आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे। रेन का मतलब क्या है? बारिश। तो जब भी बारिश के पानी का pH बहुत ही लो हो जाता है तो हम लोग वैसे वाले बारिश को हम लोग कहते हैं एसिड रेन। तो ऐसे कुछ गैसेस हैं, जैसे है SO2 एंड N2O। ओके, ये दोनों ऐसे गैसेस हैं जो एसिड रेन को कॉज करते हैं। तो जब भी ऐसे वाला बारिश का पानी कोई तालाब पे जाएगा, कोई रिवर लेक पे जाएगा, तो वहीं के जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे हैम्पर आएगा। और अगर उस पानी को अगर कोई एनिमल्स पिया तो उसको बहुत सारे डिजीजेस होंगे। तो एसिड रेन के भी बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट हैं जो आपके प्लांट एंड एनिमल को
सो ये कुछ ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट्स हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या कर रहा है, क्लाइमेट को वो चेंज कर दे रहा है एंड सी लेवल को वो राइज कर दे रहा है। क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम आ रही हैं और सी लेवल के राइज होने की वजह से ये सारे प्रॉब्लम आ रही हैं। ये बॉक्स आपको जरूर बनाना है एग्जाम पे। नेक्स्ट है, ये कुछ एक्सटिंक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स का नाम है, जितना याद हो सकेगा एग्जाम पे लिख लेना। एक्सटिंक्ट एनिमल्स पे कुछ इजी नेम्स भी हैं, जैसे मैमथ है, श्रब ऑक्स है, डोडो बर्ड है एंड तस्मानियन टाइगर। ये कुछ एक्सटिंक्ट प्लांट्स के नाम है, जैसे चिराता अंजिली एंड हुडेड पीचर प्लांट। नेक्स्ट है, स्टेप्स शुड बी टेकन टू रिड्यूस द एक्सटिंक्शन। क्या क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए ताकि हम लोग फ्लोरा एंड फौना को बचा सके। पहला है स्टॉप यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड। हमें बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केमिकल एंड फर्टिलाइजर जब भी हम लोग खेत पे डाल देते हैं और जब बारिश होती है, ये सारे गंदगी, ये सारे फर्टिलाइजर साइड पे कोई रिवर है, कोई तालाब है, तो वहीं पे चले जाते हैं। और ये पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर क्या करते हैं, उनके ग्रोथ पे, यानी एक्वाटिक एनिमल्स के ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे बहुत ही हैम्पर करते हैं। नेक्स्ट है ट्राई टू रिसाइकल पेपर। हमें बेकार पे पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसको रिसाइकिल पे भेजना चाहिए। नेक्स्ट है, क्योंकि न जाने पेपर की वजह से साल में कितने सारे बैम्बो प्लांट्स कट रहे हैं, तो हमें बैम्बो प्लांट्स को भी बचाना चाहिए और पेपर को रिसाइकिल करना चाहिए। देन थर्ड है आपका ट्राई टू अवॉइड यूजिंग ऑफ पैक फूड एंड पॉलीथीन बैग। हमें पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन बैग क्या है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस है। ये जल्दी मिट्टी के साथ घुलते मिलते नहीं हैं और ये बेकार पे पोल्यूशन को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऐसे पॉलीथीन बैग को हम लोग जला भी नहीं सकते हैं। अगर बंद करेंगे तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस का एमिशन होगा। देन फोर्थ है आपका क्लीन योर शू आफ्टर कमिंग फ्रॉम ए हाइक। जब भी हाइकिंग से आ रहे हो, हाइकिंग का मतलब है लोग जो जाते हैं ना, एक दिन का खाना पीना पकड़ के जंगल पे जाते हैं ताकि जंगल को वो लोग और एक्सप्लोर कर सके। तो जब भी ऐसे हाइकिंग से आ रहे हो तो अपने शू को धो लो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि शू पे आपका कोई प्लांट स्पेसिस या फिर कोई एनिमल या फिर कोई प्लांट का कोई सीड आपका शू पे वो चिपक के चला आया हो। तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऐसा हो सकता है कि अगर वो प्लांट एंड एनिमल अगर आपके घर पे आए और आपके घर के जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं उसको तबाह कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इन्वेसिव स्पेसिस हार्म ही पहुंचाते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्राई टू लिमिट द यूज ऑफ अप्लायंसेस विच आर एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। तो ऐसे अप्लायंसेस को आप यूज करना थोड़ा बंद कर दो जो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस को एमिट करते हैं। हमको एयर कंडीशनर को भी थोड़ा लिमिट पे यूज करना चाहिए, क्योंकि एयर कंडीशनर से और जितने भी आपके कूलिंग एजेंट है, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एसी है, यहीं से क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसेस का एमिशन होता है। और क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसेस क्या करते हैं, ओजोन लेयर को डिप्लीट करते हैं। सो ऐसे अप्लायंसेस हमको थोड़ा यूज करना बंद करना होगा जो CO2, मीथेन एंड क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसेस को एमिट करते हैं। नेक्स्ट है डोंट डंप गार्बेज इन द वाटर। हमें बेकार पे कूड़ा कचरा को पानी पे, किसी पानी एरिया पे नहीं डंप करना चाहिए, क्योंकि वहीं से वाटर पोल्यूशन होगा, वहीं से एक्वाटिक एनिमल्स मर जाएंगे। देन नेक्स्ट है टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू आर नॉट एट होम। तो हमको पता है कि जो ऐसे जो एनर्जी बनाई जाती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, वहीं पे बहुत सारे फॉसिल फ्यूल को बर्न किया जाता है। और हमको पता है कि जब भी हम लोग फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस का एमिशन होता है। तो जब घर पे नहीं हो तो लाइट फैन थोड़ा बंद कर दो। नेक्स्ट है प्लांट ट्री। ये तो सबसे अच्छा चीज़ है और सबसे मतलब पॉपुलर भी चीज़ है कि प्लांट लगाओ, पेड़ लगाओ। देन नेक्स्ट है से नो टू हंटिंग। बेकार पे एंजॉयमेंट पर्पज के लिए बिल्कुल भी हंटिंग नहीं करना। नेक्स्ट है ग्लोबल एक्शन कॉजिंग लोकल कंसिक्वेंसेस। यहीं पे ग्लोबल ट्रेडिंग के बारे में बताया गया है। ग्लोबल ट्रेडिंग आई थिंक सबको पता होगा, जिसको हम लोग इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी कहते हैं। जैसे चाइना का सामान कुछ है तो वो जापान आता है, जापान का कुछ सामान है तो वो इंडिया आ रहा है। तो ऐसे इंटरनेशनल ट्रेडिंग होती है। सो जो इंटरनेशनल ट्रेडिंग जो हो रही है, ये मैक्सिमम टाइम शिप्स पे, मतलब जहाज पे सामान आता है या फिर फ्लाइट पे ही सामान आता जाता रहता है। तो सपोज मान लो ये चाइना है और ये जापान है। चाइना का कुछ सामान जापान तक आ रहा है, वो भी शिप्स पे। ओके, तो ऐसे बहुत बार हुए हैं कि ऐसे शिप्स पे के नीचे ऐसे बहुत सारे स्पेसिस ऐसे चिपक के आ जाए रहते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग इन्वेसिव स्पेसिस को पढ़ चुके हैं कि ये लोग अपने एरिया पे बहुत अच्छे से रहते हैं, पर जैसे ही दूसरों के एरिया पे जाएंगे ना, वो लोग अपना मनमानी स्टार्ट कर देंगे, दूसरे के एरिया को वो लोग तबाह कर देते हैं। जैसे ब्रिटिश आर्मी लोग किए थे। बहुत ऐसे कम बार देखा गया है कि दूसरे लोग अपने इलाके मतलब और किसी के इलाके पे आके एक फ्रेंडलियर रिलेशन रखते हैं। मैक्सिमम टाइम ये इन्वेसिव स्पेसिस मतलब दूसरे एरिया पे जाके दूसरे स्पेसिस को वो लोग हार्म ही पहुंचाते हैं। ओके, तो सपोज यहीं पे मान लो एक मछली चिपक के आ गई है चाइना से,
वो जापान तक आ गई है। तो इनका तो एक नेचर है कि दूसरे के एरिया पे जाके मनमानी करना। तो ये मछली क्या करेगा, तो यहीं के इलाके पे जितने भी एक्वाटिक एनिमल हैं उनको मार देगा, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे वो हैम्पर करेगा। ओके, सो यहीं पे देखो कुछ एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। ग्लोबल ट्रेड हैज़ इंट्रोड्यूस स्पेसीज टू एरिया आउटसाइड ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट। ये ग्लोबल ट्रेडिंग के वजह से ही बहुत सारे ऐसे स्पेसीज अपने इलाके को छोड़ के दूसरे एरिया गए हैं और वहीं पे क्या किए हैं, अपना मनमानी किए हैं, क्योंकि वहीं पे उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं रहता है। वेयर देयर इज नो प्रेडेटरी स्पेसिस टू कंट्रोल देयर डिस्ट्रक्टिव हैबिट। उनके हैबिट को, उनका जो एक डिस्ट्रक्टिव जो हैबिट है उसको कंट्रोल करने के लिए वहीं पे कोई नहीं रहता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं अपने घर पे बहुत शांत से रहते हैं, और जैसे ही हॉस्टल पे चले जाएंगे ना, वहीं पे अपना मनमानी करेंगे, वहीं पे दूसरों के साथ रैगिंग करेंगे, क्योंकि हॉस्टल पे घर वाले नहीं हैं, मम्मी पापा नहीं है, कोई डांट लगाने वाला कोई नहीं है, कोई कंट्रोल करने वाला उनको नहीं है। इसलिए जैसे ही वो लोग अपना घर छोड़ देंगे, किसी दूसरे एरिया पे जाएंगे, अपना मनमानी करेंगे, दूसरों के साथ रैगिंग करेंगे, गंदे गंदे काम करेंगे, क्योंकि वहीं पे कंट्रोल करने वाला उनको कोई नहीं रहता है। सो ग्लोबल ट्रेडिंग की वजह से बहुत सारे ऐसे स्पेसिस आए गए हैं, मतलब इंडिया का कुछ स्पेसिस, चाइना गया है, बहुत ऐसे गए हैं, और मैक्सिमम टाइम ये लोग हार्म ही पहुंचाते हैं। ओके, सो यहीं पे कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। जैसे एक ब्राउन एनॉल है, ये जब ब्राउन एनॉल और क्यूबन ट्री फ्रॉग, ये लोग जब फ्लोरिडा चले गए, फ्लोरिडा एक यूएस का स्टेट है, जब ये लोग फ्लोरिडा चले गए तो फ्लोरिडा के कुछ नेटिव लीजर्ड, मतलब फ्लोरिडा के कुछ लीजर्ड और टोड स्पेसिस को एक्सटिंक्ट कर दिए। ओके, क्योंकि इनका काम ही है कि दूसरों के इलाके पे जाके मनमानी करना, दूसरों को हार्म पहुंचाना। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ सैल्मोनिड एग। सैल्मोनिड एग जब जापान पे गया तो जापान पे क्या किया, वो एक डिजीज फैला दिया, कॉज ए आउटब्रेक ऑफ डिजीज, जिसके वजह से जापान के बहुत सारे नेटिव स्पेसिस मर गए, और जिसके वजह से जापान वालों को बहुत इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल लॉसेस सहना पड़ा था। नेक्स्ट है फायर आंट एक्सीडेंटली कैम टू यूएस। ये भी एक कार्गो शिप पे आया था यूएस पे, एक फायर आंट है। जब ये फायर आंट यूएस पे आया तो वो क्या किया, दे कॉज डेथ ऑफ मैनी नेटिव स्पेसिस ऑफ आंट्स एंड इंसेक्ट। यूएस के जितने भी जो कुछ स्पेसिस थे, कुछ आंट्स थे, कुछ इंसेक्ट थे, उनको तबाह कर दिए, उनको मार दिए। तो ये कुछ इन्वेसिव स्पेसिस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, तो अमेजन रेन फॉरेस्ट सबको पता होगा, बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है और बहुत ही घना जंगल भी है, और ये कहा जाता है कि ये हमको 20% ऑक्सीजन सप्लाई करता है, मतलब काफ़ी बड़ा रेन फॉरेस्ट है। पर आजकल ये अमेजन रेन फॉरेस्ट भी डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, ये यहीं के पेड़ वेड़ को भी काटा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है एनवायरनमेंट पे वो डिप्लीट होगा और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और CO2 का कंसंट्रेशन अगर बढ़ेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, पोल्यूशन होगा, जिसके वजह से प्लांट्स और एनिमल्स का एक्सटिंक्शन होगा। नेक्स्ट है बर्ड्स एंड एनिमल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द रेन फॉरेस्ट अलाइव। बर्ड्स एंड एनिमल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के वजह से ही हमारा जो फॉरेस्ट है वो अभी तक जिंदा है। सो बाय स्प्रेडिंग सीड्स थ्रू देयर फिकस, क्योंकि फिकस का मतलब है बॉडी वेस्ट, क्योंकि ये लोग जब कुछ खाते हैं, जैसे कुछ पेड़ का कुछ फ्रूट है अगर खाते हैं, तो वो लोग अपने फिकस पे, अपने बॉडी वेस्ट पे उसी सीड को ही एक्सक्रीट करते हैं। तो सपोज कोई एनिमल यहीं पे है, अगर वो यहीं पे अगर वो एक्सक्रीट किया, तो ये जो यहीं का जो सीड आया होगा यहीं पे, तो ये सीड यहीं पे फिर जर्मिनेट करेगा। तो ऐसे ही जर्मिनेशन होती है। ओके, मतलब ऐसे ही जो जंगल है वो फैल रहा है। वरना आप खुद सोचो, जंगल पे कोई जाके थोड़ी ना कोई पेड़ वो लगाता है, या फिर कोई सीड को कोई लगाता है। तो ऐसे एनिमल एक्सक्रीटा के वजह से ही ऐसे ये जंगल फैल रहे हैं। और अगर बर्ड्स और एनिमल्स ही अगर नहीं होंगे, तो एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो ये स्प्रेडिंग नहीं होगा, मतलब जंगल जो फैल रहा है वो नहीं फैलेगा। और डिफॉरेस्टेशन की वजह से CO2 का कंसंट्रेशन हमारे एनवायरनमेंट पे बढ़ रहा है, और O2 का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। और O2 के कंसंट्रेशन के कम होने के वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस भी हमको हो रहे हैं। और CO2 जो बढ़ रहा है, इसके तो बहुत सारे मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना थे। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।